नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारा डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर हमारा सिलेबस फ़िलहाल में चल रहा है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं और आपकी परीक्षाओं के लिए आपको मैटर तैयार करके देना ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि हम नहीं दे ऐसा नहीं चाहते कि आपका कोई पेपर बैक रह जाए। तो उसके लिए हम आपको जो लगभग 1 घंटे की जो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं, आप उसको देखते रहिए भैया बराबर। और आगे भी, और यदि आपका कोई परिचित है तो उसको भी आप शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट भी कर दिया करो यदि आपको अच्छा लगे तो आज हम जो देखने वाले हैं यहाँ पर पेपर नंबर 6, जो आपका 3 जुलाई को होने वाला है। और पेपर का नाम हमने यहाँ पर दिया है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। ये आपके पेपर का नाम है। ये पेपर आपका 4 जुलाई को कंडक्ट होगा, 4 जुलाई को ये पेपर आपका होगा। तो चलिए इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वही हम 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिस प्रकार से सभी पेपरों के अंदर आपको 25-25 क्वेश्चन हमारे द्वारा रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। तो वही 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहली यूनिट जो है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट है। पहली यूनिट में पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे कि हाई सपोर्ट नीड HSN क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। HSN क्या है? हाई सपोर्ट नीड, इसकी फुल फॉर्म भी अपन को याद रखनी है। तो ये क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर अपन को करना है। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि ऐसे बच्चों को, HSN ऐसे बच्चों को कहा जाता है जिन्हें दैनिक जीवन, शिक्षा, संचार, सामाजिक व्यवहार तथा आत्म देखभाल के कार्यों में निरंतर और अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तो हैं, लेकिन यदि अपन बात करें कि उनके चाहे दैनिक जीवन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संचार की बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे व्यक्तिगत बात हो, कुछ भी हो, उनको निरंतर हेल्प की जरूरत होती है। मतलब उनको बार बार आपको सहायता देनी पड़ेगी। ठीक है ना? यहाँ पर आपको देखभाल के कार्यों में निरंतर और अधिक आपको जो उनकी सहायता है वो निरंतर करनी है, रेगुलर करनी है और अधिक करनी है। यदि ऐसे बच्चे हैं, हम उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम HSN, मतलब हाई सपोर्ट नीड। ऐसे बच्चे जिनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसकी विशेषताएं क्या है? अब विशेषताएं क्या है कि जो इसका हमने मतलब पढ़ा है, अर्थ पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। जैसे कि निरंतर सहायता की आवश्यकता, अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन के अंदर कि इनको लगातार निरंतर सहायता की जरूरत पड़ती है। आप जब इनकी सहायता बंद कर देंगे तभी इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी, सीखने की गति धीमी होती है। जो हम इनको सिखाते हैं तो सीखने की जो गति होती है वो इनकी धीमी होती है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि इनको तो हाई सपोर्ट चाहिए। यदि हाई सपोर्ट चाहिए किसी बच्चे को या व्यक्ति को, इसका मतलब है कि उसकी आवश्यकताएं बहुत विशेष है। ये बात अपन को समझ में आ रही है। संचार में कठिनाई, इनसे बात करने में, इनसे कम्युनिकेशन करने में हमको सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है। एक, सामाजिक कौशल कम विकसित होते हैं। इनके अंदर जो सामाजिक कौशल हैं ये बहुत कम विकसित होते हैं। सामाजिक कौशल बहुत कम विकसित होते हैं। दैनिक जीवन के कार्यों में सहायता की आवश्यकता होती है। इनको दैनिक जीवन के कामों में भी सहायता चाहिए। किसमें चाहिए? दैनिक जीवन में सहायता के लिए भी इनको क्या, दैनिक जीवन के कार्यों में भी इनको क्या चाहिए? सहायता। एक, व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती है। इनका जो व्यवहार है उसकी समस्याएं सबसे अधिक होती है, क्योंकि आपको इस बात का पता है, आपको इस बात का पता है कि इनको हाई नीड की जरूरत है। मतलब ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। चलिए दूसरा,
दूसरा प्रश्न है हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझाइए। मतलब शिक्षा से संबंधित इनकी आवश्यकताएं कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं शिक्षा से संबंधित आवश्यकताएं। तो पहली आवश्यकता इनकी क्या हो गई, व्यक्तिगत शिक्षण। मतलब इनको आईईपी आपको बनानी ही पड़ेगी, व्यक्तिगत शिक्षण इनका आपको कराना ही पड़ेगा। यदि आप व्यक्तिगत शिक्षण कराओगे तो इनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, और यदि व्यक्तिगत शिक्षण इनका नहीं हो पाएगा तो फिर समस्याएं होंगी। सरल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, इनका जो शिक्षण है वो सरल होगा और गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड इनका जो शिक्षण है वो इनका होता है। एक सहायक शिक्षण सामग्री टीएलएम की इनको आवश्यकता पड़ती है। वो अपन को पता है कि इनको पढ़ाने के लिए अपन डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते, सीधे ढंग से इनको हम शिक्षण कार्य नहीं करा सकते। इनको किसकी जरूरत पड़ेगी, टीएलएम की जरूरत पड़ेगी। एक व्यवहार प्रबंधन, हम इनके व्यवहार का प्रबंधन भी करें। मतलब इनका जो व्यवहार होता है वो आपको पता है, इनका व्यवहार बहुत डाउन होता है। ये अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं समझते, किसके साथ कैसी बातें करनी है, कम्युनिकेशन इनका हल्का होता है, सब कुछ इनका हल्का होता है। अगला पॉइंट है हमारा संचार कौशल का विकास। इनके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल जो है उसका अपन को क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, जिससे कि ये लोगों के साथ अपनी बातों को रख सकें और लोगों की बातों को ये समझ सकें। एक सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, समाज का जो समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, समाज में कैसे रहा जाता है, इसके बारे में जो कौशल है उसका प्रशिक्षण भी इनको मिलना चाहिए। एक नियमित मूल्यांकन, रेगुलर हम इनका क्या करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे, रेगुलर हम इनका मूल्यांकन करेंगे। अभिभावकों का सहयोग, हम इनके माता पिता जो हैं, इनके अभिभावक जो हैं, उनका हम क्या लेंगे, सहयोग लेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर बनता है हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों की पहचान एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया लिखिए। मतलब कैसे हम इन बच्चों की पहचान कर सकते हैं और कैसे उनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहले तो अपन को इनकी पहचान देखनी पड़ेगी कि इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। पहले क्या करनी पड़ेगी, इनकी पहचान करनी पड़ेगी। तो चलिए पहचान के लिए अपन को क्या करना है कि पहला बिंदु हो गया पहचान के लिए कि बच्चे का अवलोकन। आपको सबसे पहले तो यह है कि बच्चे का आपको अवलोकन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभिभावकों से जानकारी, आपको पेरेंट्स से जानकारी लेनी पड़ेगी बच्चे के बारे में। जो आप केस स्टडी बनाते हो, बहुत बार अपन ने पढ़ी है, बच्चे की नाम क्या है, बच्चे के माता पिता का नाम क्या है, कौन से क्षेत्र में रहता है, कितनी शिक्षा है, कौन सी बीमारी है, कब से है ना, उसका क्या उपचार किया गया, क्या नहीं किया गया, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, माता पिता का व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन को अभिभावकों से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। एक विद्यालय का रिकॉर्ड, अपन यदि वो विद्यालय में शिक्षा ले रहा है तो विद्यालय का रिकॉर्ड भी अपन ले सकते हैं। एक चिकित्सीय रिपोर्ट, यदि उन्होंने डॉक्टर को उस बच्चे को दिखाया है तो चिकित्सक की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर भी हम उसकी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। मूल्यांकन, बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण, मूल्यांकन कैसे करेंगे, हम उसका आईक्यू लेवल देख सकते हैं। आईक्यू लेवल के बारे में आप खूब जानते हैं, बुद्धि लब्धि। व्यवहार मूल्यांकन, उसके व्यवहार का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके व्यवहार का अपन मूल्यांकन कर सकते हैं। एक आ गया अपन का दैनिक जीवन कौशल का मूल्यांकन, उसका जो दैनिक जीवन है तो उस दैनिक जीवन के कौशल का मूल्यांकन भी हम कर सकते हैं। एक आपका कार्यात्मक मूल्यांकन, उसके कार्यों का मूल्यांकन भी हम कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो कौन कौन से कार्य करता है, कैसे करता है, कब करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है यूनिट नंबर फर्स्ट का, फंक्शनल असेसमेंट क्या है, इसका महत्व बताइए। फंक्शनल असेसमेंट क्या है? तो फंक्शनल असेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की वास्तविक जीवन में कार्य करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। उसके जीवन में कार्य करने की जो वास्तविक क्षमता है, वास्तविक जीवन में जो कार्य करने की क्षमता है उसका अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मूल्यांकन करते हैं। अब इसका महत्व क्या है, महत्व देख लीजिए। जैसे बच्चे की शक्तियों और कमजोरियों का पता चलता है, बच्चे की शक्ति और कमजोरी,
मतलब बच्चे के अंदर कौन सी पावर है और कौन सी कमजोरी है, ये यहाँ पर पता चल जाता है। आईईपी बनाने में सहायता मिलती है। बच्चे के लिए जो आप आईईपी तैयार करोगे, आईईपी बनाओगे, आईईपी बनाने में आपको सहायता मिलेगी। व्यवहार सुधार योजना बनती है। व्यवहार, उसके व्यवहार को भी आपको सुधारना पड़ेगा और व्यवहार को सुधारने के लिए आप योजना बना सकते हो। उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने में मदद मिलती है। आपको उसको शिक्षा देनी है तो शिक्षा कौन सी विधि से देनी है, आपको जो विधि उस बच्चे के लिए उपयुक्त हो तो उपयुक्त शिक्षण विधि आपको चुनाव करने में मदद मिलेगी। स्वतंत्र जीवन कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है और स्वतंत्र रूप से उसका जो जीवन कौशल है उसको भी अपन को विकसित करने में सहायता मिलती है कि वो अपने स्वतंत्र रूप से कम अपने जीवन के कार्यों को जो है दैनिक उपयोगी कार्यों को आराम से कर सके। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब इसके अंदर शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, एक टीचर क्या कर सकता है। हाई सपोर्ट नीड वाले जो बच्चे हैं उनके प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए शिक्षक की भूमिका क्या है, बच्चे की आवश्यकता को समझना। सबसे पहला काम है कि शिक्षक उस बच्चे की आवश्यकता को समझेगा कि बच्चा जो है उसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। आईईपी तैयार करना, उसके लिए हम आईईपी तैयार करेंगे तो आईईपी कौन तैयार करेगा, शिक्षक तैयार करेगा, क्योंकि और कोई उसके माता पिता या और कोई व्यक्ति तो आईईपी के बारे में जानता ही नहीं है, तो तैयार कैसे करेगा, तो उसके लिए शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी। एक सकारात्मक व्यवहार विकसित करना, बच्चे के लिए सकारात्मक व्यवहार विकसित करना पड़ेगा। समावेशी वातावरण बनाना पड़ेगा जिसमें समान रूप से उसके साथ में व्यवहार किया जाए। अभिभावकों से नियमित संपर्क रखना पड़ेगा। शिक्षक जो है वो अभिभावकों से नियमित रूप से संपर्क करता रहेगा, बच्चे की एक एक एक्टिविटी पर, एक एक गतिविधि पर वो ध्यान देगा। उपयुक्त टीएलएम का उपयोग करना, जो भी टीएलएम उसके लिए उपयुक्त होगा, अच्छा होगा, लाभकारी होगा, उस टीएलएम का प्रयोग करेगा। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चे को क्या बनाएगा, आत्मनिर्भर। और नियमित मूल्यांकन करना, नियमित रूप से टीचर जो है उस बच्चे का मूल्यांकन करता है और जहाँ भी उसको लगता है कि इसकी प्रगति में कोई चीज़ बाधा कर रही है, कोई इसको नुकसान हो रहा है या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो वो उसके अंदर क्या करता है, फिर सुधार करता है। अगला हमारा छठा प्रश्न आ गया, ग्रुप मैनेजमेंट क्या है, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यहाँ से हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है। ग्रुप मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में जानना है और इसके सिद्धांत के बारे में जानना है। तो ग्रुप मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के समूह को प्रभावी ढंग से संचालित करता है ताकि सभी बच्चों का समुचित विकास हो सके। ग्रुप मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों का एक समूह बनाएगा और इन समूह को प्रभावी ढंग से संचालित करता है। प्रभावी ढंग से मतलब उस पूरे समूह पर टीचर का प्रभाव होता है ताकि सभी बच्चों का समुचित विकास हो सके। क्यों करता है, जिससे कि जो समूह में जितने भी बच्चे हैं उनका विकास सही प्रकार से हो सके। सिद्धांत क्या है इसके, पहला सिद्धांत देखो, प्रत्येक बच्चे का सम्मान करना। टीचर को चाहिए कि प्रत्येक बच्चा जो उसके समूह में शामिल है, प्रत्येक बच्चे का सम्मान करना चाहिए। एक, सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, मतलब प्रत्येक बच्चा हमारे इस कार्य में, इस समूह में सक्रिय रहना चाहिए। एक, स्पष्ट नियम एवं अनुशासन बनाए रखना। स्पष्ट, हमारे नियम जो हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, डिसिप्लिन बनाकर हमको रखना है। एक, सहयोग एवं टीम भावना विकसित करना। सहयोग और टीम भावना मतलब समूह की भावना, ये विकसित करना। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का हम ध्यान रखेंगे। सकारात्मक एवं सुरक्षित वातावरण बनाना। वातावरण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। अब हमारा सातवां क्वेश्चन आ गया, बिहेवियर मैनेजमेंट क्या है, इसकी प्रमुख तकनीकों को समझाइए। बिहेवियर मैनेजमेंट क्या है, अब ये देखिए, ये व्यवहार से संबंधित हो गया। ये भी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों के अनुचित व्यवहार को कम तथा उचित व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। दो चीज ध्यान रखने हैं, यदि उसका अनुचित व्यवहार है तो उसको कम करेंगे और यदि उसका व्यवहार उचित है, उचित वाले व्यवहार को बढ़ावा देंगे, अनुचित वाले व्यवहार को कम करेंगे। ये हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट है।
अब इसकी प्रमुख तकनीकें क्या हैं, कौन कौन से कार्य जो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप पुरस्कार वगैरह दे सकते हैं। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, मतलब आप उनको पॉजिटिव सकारात्मक पुनर्बलन दे सकते हैं। जैसे आप उसको शाबाशी दे दो, प्रशंसा कर दो, धन्यवाद दे दो, पुरस्कार दे दो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। एक नेगेटिव री, ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ठीक है ना। प्रॉम्प्टिंग और फीडिंग। प्रॉम्प्टिंग जो आपने देखा होगा, वर्बल प्रॉम्प्टिंग और फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, दो तो आपने सुने होंगे। जो हम स्किल, जो भी हम गोल लेते हैं और गोल के अंदर हम जब उसका टास्क एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम प्लस माइनस और बीपी और पीपी, ये जो है चार चीज़ जो है बच्चे के लिए हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। तो ये प्रॉम्प्टिंग होती है। मॉडलिंग, अनुकरण करके सिखाना, मतलब दूसरे को देखकर सीखना। एक टोकन इकोनॉमी और टाइम आउट, ये हमारे क्या है कि इसकी प्रमुख तकनीक है। एक बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारी क्या है, इसकी तकनीक है। इससे अपन बिहेवियर मैनेजमेंट को बनाकर रख सकते हैं। अब अपन जानते हैं पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, पीबीएस क्या है, इसका महत्व बताइए। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट क्या है? पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट मतलब सकारात्मक हमारा जो व्यवहार है उसकी सपोर्ट क्या है। देखिए, पीबीएस एक ऐसी वैज्ञानिक और सकारात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बच्चों के अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना और चुनौतीपूर्ण व्यवहार को कम करना है। बात वही है, अच्छा व्यवहार है उसको बढ़ावा देंगे और जो चुनौतीपूर्ण व्यवहार है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ये सकारात्मक है। अब इसका महत्व क्या है? जैसे सकारात्मक व्यवहार का विकास होगा, इससे बच्चे के अंदर पॉजिटिव जो है व्यवहार आएगा। एक अनुचित व्यवहार में कमी आ जाएगी। यदि बच्चा कोई बेकार व्यवहार किसी के साथ कर रहा है तो उस बेकार व्यवहार को हम दूर कर देंगे, अनुचित व्यवहार को हम दूर कर देंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको पता है बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो इससे बढ़ेगा। सीखने का बेहतर वातावरण बनेगा। सीखने का भी क्या बनेगा, अच्छा वातावरण बनेगा। एक सामाजिक कौशल का विकास होगा। सामाजिक कौशल का विकास होगा। शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच सहयोग बढ़ता है। शिक्षक और अभिभावक, यदि अभिभावक उसका पूर्ण रूपेण सहयोग करते हैं अपने बच्चे का, तो शिक्षक और अभिभावक दोनों के बीच में क्या होता है, सहयोग जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, एफबीए क्या है, इसकी प्रक्रिया लिखिए। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, चलिए देखते हैं ये क्या है। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट एफबीए वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, किसी समस्या का और उसके व्यवहार का, इसके कारणों का पता लगाते हैं कि किस कारण से ये समस्या और इसका जो व्यवहार है वो ऐसा हो रहा है, किस कारण से है। देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले समस्या व्यवहार की पहचान करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि इसकी समस्या क्या है और इसका व्यवहार कैसा है। एक व्यवहार का अवलोकन करना पड़ेगा आपको। पूर्ण रूपेण से आप व्यवहार का एनालिसिस करेंगे कि इसका कैसा व्यवहार है, कहाँ पर ये अनुचित व्यवहार करता है, कहाँ पर ये उचित व्यवहार करता है। जानकारी एकत्रित करना, जानकारी एकत्र करेंगे, चाहे हम उसके माता पिता से करें, घर वाले सदस्यों से करें, या उसके मित्रों से करें, पड़ोसियों से करें, या उसके शिक्षक से करें, जानकारी एकत्रित करनी है। इसके बाद में व्यवहार के कारणों का विश्लेषण करना है। उसका ऐसा व्यवहार क्यों है, इसका कारण जो हमें पता लगेगा उसका हम विश्लेषण करेंगे कि इस कारण को कैसे हम दूर करें। और इसके बाद में अपन को क्या करना है, बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान बनाना है, बीआईपी प्लान, बीआईपी जो है वो हमको बनाना है। जैसे आईईपी, ऐसे ये व्यवहार संबंधी है तो ये बीआईपी। और योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, और जो योजना हमारे द्वारा बनाई गई है उस पूरी योजना का अपन क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, और क्रियान्वयन करके उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, पता लगाएंगे कि ये जो कार्य है ये हमारा कितना प्रगति कर रहा है। ठीक है। रीइंफोर्समेंट क्या है, इसके प्रकार और महत्व बताइए। ये हमने बहुत बार आ गया है, पुनर्बलन वगैरह। रीइंफोर्समेंट वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार या प्रोत्साहन दिया जाता है। यदि किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है और यदि हम उसको कोई प्रोत्साहन दे रहे हैं, जैसे आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, या आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं, या आपको धन्यवाद दे रहे हैं, या आपको कोई उसको पुरस्कार दे रहे हैं, है ना, या उसको शाबाशी दे रहे हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, ये सब हमारा क्या, पुनर्बलन कहलाता है।
क्या कहलाता है? पुनर्बलन, मतलब रीइंफोर्समेंट। ये आपका क्या है, समझ गए आप? इसके प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? अच्छे व्यवहार के बाद पुरस्कार देना, ये सकारात्मक हो गया। जैसे हमने प्रशंसा कर दी, स्टार दे दिया, टॉफी दे दी, प्रमाण पत्र दे दिया। नेगेटिव, नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? अच्छे व्यवहार के बाद किसी अप्रिय स्थिति को हटाना। जैसे माना कि इसका अच्छा व्यवहार है, लेकिन यदि उसमें कोई छोटी मोटी अप्रिय स्थिति है, अच्छी नहीं लग रही है वो, तो हम क्या करेंगे? उसको हटाने का प्रयास करेंगे। और जैसे उदाहरण, कार्य पूरा करने पर अतिरिक्त होमवर्क न देना। यदि उसने कार्य पूरा कर दिया किसी बच्चे ने, तो हम उसको अतिरिक्त होमवर्क नहीं देंगे। उसे कह देंगे अरे बहुत अच्छा, तुमने काम पूरा कर लिया, अब तुमको हम एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देंगे। महत्व क्या है इसके? अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है ये। महत्व क्या है? ये अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है। सीखने की रुचि बढ़ती है। सीखने की क्या बढ़ती है? रुचि। बच्चे के अंदर रुचि बढ़ जाएगी कि मुझे जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या बढ़ता है इससे? आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चे का। अनुशासन विकसित होता है, उसका डिसिप्लिन डेवलप होगा, अनुशासन विकसित होगा। बच्चों में सकारात्मक आदतों का निर्माण होता है। बच्चों में क्या होता है? सकारात्मक आदत जो है, पॉजिटिव बिहेव जो है, पॉजिटिव हॉबी जो है वो बढ़ जाती हैं। आदतें अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न इसके अंदर है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा और उद्देश्य लिखिए। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आप अब तक कितनी बार पढ़ चुके हैं? कितनी बार पढ़ चुके हैं? मुझे लगता है इंक्लूसिव एजुकेशन आपको अच्छे से रटा पिटा पड़ा है, फिर भी अपन उसको एक बार देख रहे हैं। समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित को एक ही विद्यालय कक्षा में समान अवसर के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, ठीक है ना, एक ही स्थान पर सामान्य और विशेष दोनों तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमने पहले खूब पढ़े हैं। क्या? सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना। सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे। यदि अपन समावेशी शिक्षा में किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पर सामान्य बच्चा भी बैठा है, स्पेशल बच्चा भी बैठा है, तो दोनों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो रहा है। भेदभाव समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि जब दोनों बच्चे एक जगह बैठे हैं, एक सामान्य एक दिव्यांग है, दोनों बच्चे एक ही जगह एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ उनका एक ही समान चल रहा है, तो भेदभाव उसका समाप्त हो गया। सामाजिक समायोजन एवं सहयोग की भावना विकसित करना। समाज के साथ में उसका समायोजन हो जाएगा और सहयोग की भावना विकसित हो जाएगी। किसकी भावना विकसित होगी? सहयोग की। प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार विकास करना। प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार क्या करेंगे? हम उसका विकास करेंगे। आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनाना। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना। समावेशी समाज का निर्माण करना। समावेशी समाज का क्या करेंगे? अपन निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास में आ गया, क्लासरूम मैनेजमेंट की प्रभावी रणनीतियों का वर्णन कीजिए। आप क्लासरूम का प्रबंधन कैसे करेंगे? मैनेजमेंट कैसे करें? आप कक्ष का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, कौन कौन सी रणनीति हम बनाएंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट का अर्थ कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना जहां सभी विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीख सके। क्लास मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? क्लासरूम मैनेजमेंट का कि जहां पर हम एक ऐसा वातावरण बनाए कि सभी विद्यार्थी प्रभावी ढंग से, एक अच्छे प्रभाव से क्या कर सकें? वो सीख सकें। रणनीतियां, यहाँ पर अपन 6 रणनीति पढ़ेंगे, यहाँ पर 8 रणनीति पढ़ेंगे। कक्षा में स्पष्ट नियम बनाना। अपन क्लास में क्या है, बिल्कुल स्पष्ट नियम बना देंगे कि भाई इन नियमों का पालन तुमको करना ही पड़ेगा। इससे क्लास का प्रबंधन बना रहेगा, इससे क्लास का डिसिप्लिन बना रहेगा। सकारात्मक एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करना। हम बच्चों के लिए सकारात्मक और सुरक्षित ये वातावरण तैयार करेंगे जिससे कि बच्चा जो है वो आसानी से अपना कार्य कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। विद्यार्थियों की हम हर कार्य में क्या है, सक्रिय भागीदारी रखेंगे। बच्चा क्लासरूम के अंदर आ रहा है, क्लासरूम के अंदर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी हर एक्टिविटी का हम ध्यान रखेंगे और बच्चे को हम सक्रिय रखेंगे। एक शिक्षण सामग्री का उचित उपयोग करना। शिक्षण सामग्री जो TLM है, इसका हम क्या उचित उपयोग करेंगे। एक सकारात्मक प्रोत्साहन देना।
सब बच्चों को हम प्रोत्साहन देंगे, लेकिन कैसा देंगे? सकारात्मक, है ना। समय का उचित प्रबंधन करना, समय का हम क्या करेंगे? उचित प्रबंधन करेंगे। समय के एक एक मिनट को हम क्या करेंगे? उसका एक यूज करेंगे, मिस यूज नहीं। और नियमित मूल्यांकन करना, हम उसका नियमित रूप से क्या करेंगे? मूल्यांकन भी करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान आईईपी क्या है, इसके निर्माण की प्रक्रिया लिखिए। आईईपी के बारे में हम बहुत पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फाइल आईईपी की हमने बनाई है, उसमें पूरा फाइल में हमने आईईपी का एनालिसिस करके रखा है कि आईईपी क्या है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईईपी में हमको लिखना क्या है। आईईपी एक व्यक्तिगत शिक्षण योजना है। कैसी योजना है? व्यक्तिगत शिक्षण योजना है, जो विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है। ये कैसे बनाई जाती है? विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार और उसकी आवश्यकता के अनुसार इसको बनाया जाता है कि बच्चे की क्षमता क्या है और बच्चे की आवश्यकता क्या है। बच्चे की जो आवश्यकता है, बच्चे की जैसी क्षमता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? आईईपी तैयार करते हैं। अब इसकी आईईपी निर्माण की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर आपसे प्रक्रिया पूछ रहा है, देख लीजिए आईईपी निर्माण की प्रक्रिया क्या है। बच्चे का मूल्यांकन, सबसे पहले तो हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे जो आपके इस स्टडी बनाते हो। अब उसमें बच्चे का मूल्यांकन ही तो करते हैं, बच्चे का नाम क्या है, माता पिता कौन है, क्या करते हैं, बच्चे का परिवार कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, बच्चे की पढ़ाई कैसी है, कौन सी बीमारी है, कब से है, क्यों है, कारण, ये सारी चीज़ें अपन लिखते हैं। वर्तमान प्रदर्शन स्तर निर्धारित करना, प्रेजेंट लेवल उसका क्या है, ये भी अपन केस स्टडी के अंदर लिखते हैं कि बच्चा इस समय कौन सी स्थिति में है। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य तय करना, इसके बाद हम शॉर्ट टर्म गोल बनाते कि नहीं बनाते? शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालीन, इसके बाद हम लॉन्ग टर्म बनाते मतलब दीर्घकालीन। एक छोटे समय में प्राप्त करने वाले लक्ष्य और एक लंबे समय में प्राप्त करने वाले लक्ष्य, ये हम तय करते हैं। इसके बाद उपयुक्त शिक्षण विधि एवं टीएलएम का चयन करते हैं। सबसे बढ़िया शिक्षण विधि का चयन करेंगे कि कौन सी शिक्षण विधि बढ़िया है, और इसके बाद हम उसका टीएलएम का भी चयन करेंगे कि कौन सा टीएलएम हमको इसमें यूज करना है। आवश्यक सहयोगी सेवाओं का निर्धारण, जो भी आवश्यक सहयोगी सेवाएं होंगी उसका भी हम क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। समय समय पर प्रगति का मूल्यांकन एवं संशोधन, और समय समय पर हम क्या करते रहेंगे? उसकी प्रगति का मूल्यांकन करते रहेंगे और उसमें संशोधन भी करते रहेंगे। ठीक है ना। मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में हमें पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़ में हमको परिवर्तन या संशोधन करने की जरूरत है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, इंक्लूसिव क्लासरूम में हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों का प्रबंधन कैसे करेंगे? इंक्लूसिव क्लासरूम में हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों को कैसे प्रतिबंधन कैसे करोगे उनका? चलो देखो कैसे करेंगे। इंक्लूसिव क्लासरूम में मतलब समावेशी कक्ष, समान रूप से सामान्य बच्चे और स्पेशल बच्चे शिक्षा वहां पर ग्रहण करते हैं। तो पहले तो प्रत्येक बच्चे के लिए आईईपी तैयार करना, अलग अलग बच्चे के लिए आईईपी तैयार होगी, क्योंकि आपको पता है आईईपी व्यक्तिगत बनती है, सामूहिक बनती नहीं है। एक सरल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाएंगे। शिक्षण का तरीका कैसा रहेगा? हमारा सरल रहेगा और एक्टिविटी बेस्ड पर रहेगा, मतलब गतिविधि आधारित रहेगा। एक सहायक शिक्षण सामग्री टीएलएम का उपयोग करना, टीएलएम का प्रयोग करेंगे अपन, जो सहायक शिक्षण सामग्री मतलब जो हमें पढ़ाते समय शिक्षण में हमारा सहयोग करेगी। एक पीर ट्यूटरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना, इसको भी अपन क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। इसको भी अपन क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। ठीक है ना। किसको? पीर ट्यूटरिंग एवं कोऑपरेटिव लर्निंग को हम बढ़ावा देंगे। पांचवा पॉइंट है इसमें पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट पीबीएस का प्रयोग करना। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट का भी हम प्रयोग करेंगे। अभिभावकों एवं विशेषज्ञों से नियमित सहयोग लेना, हमारे जो भी अभिभावक हैं, है ना, उनसे हम नियमित रूप से क्या लेते रहेंगे? सहयोग लेते रहेंगे। एक सुरक्षित एवं प्रेरणादायक वातावरण बनाना, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण बनाएंगे, ऐसा वातावरण जो बच्चे के लिए सुरक्षित भी हो और एक मोटिवेशन देने वाला हो, मतलब प्रेरणादायक हो।
अगला प्रश्न अपन का आ जाता है पीर ट्यूटरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग का महत्व लिखिए। इनका महत्व क्या है? चलिए इनका महत्व अपन देख लेते हैं। जब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाने एवं सीखने में सहायता करता है उसे पीर ट्यूटरिंग कहते हैं। एक विद्यार्थी यदि दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाने में सहायता कर रहा है, उसके शिक्षण में सहायता कर रहा है, तो उसको हम पीर ट्यूटरिंग कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? जब विद्यार्थी छोटे समूह में मिलकर एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं उसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। जब विद्यार्थी क्या है, छोटे छोटे अपने ग्रुप बना ले, छोटे छोटे समूह बना ले और छोटे छोटे ग्रुप बना करके, समूह बना करके आपस में एक दूसरे बच्चे का सहयोग करके जब सीखते हैं तो उसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका अपन का महत्व क्या है कि सीखने की गति में सुधार होता है। इससे क्या होता है? सीखने की जो गति है वो सुधरती है, सीखने की गति में सुधार होता है। एक सामाजिक एवं संचार कौशल विकसित होते हैं। सामाजिक और संचार ये दोनों कौशल क्या है? विकसित होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, ये तो पॉइंट सब में आना ही है। सहयोग एवं टीम भावना विकसित होती है, ये क्योंकि यहाँ पर अपन एक तो एक बच्चा दूसरे की हेल्प कर रहा है, एक समूह में बच्चे हेल्प कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर अपन की दोनों चीज बढ़ेंगी, सहयोग और टीम भावना। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, सब चीज से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथियों से सहायता मिलती है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको उनके साथियों से क्या मिलती है? सहायता भी प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है कम्युनिकेशन स्किल का महत्व और प्रकार लिखिए। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, उसके महत्व और उसके प्रकार अपन को यहाँ पर लिखने। चलो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और आवश्यकताएं दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। दूसरों तक अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी आवश्यकताओं को जब व्यक्ति दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। तो क्षमता को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। कौन कौन से प्रकार है इसके? जैसे मौखिक संचार, बोल करके वो वर्बल कम्युनिकेशन, बोल करके हम अपने विचारों को, आवश्यकताओं को एक दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं। एक अमौखिक संचार, बिना बोले बताएं किसी भी अन्य विधियों से, चाहे वो आपकी सांकेतिक भाषा हो, लिखने की, रिटर्न करके हो, कैसे भी हो। एक सांकेतिक संचार, साइन लैंग्वेज में हम बताएं, जो मूक बधिर जो बच्चे होते हैं, हमारे मूक बधिर बच्चे साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं और वो साइन लैंग्वेज के द्वारा अपने विचारों को क्या है? आदान प्रदान करते हैं। एक लिखित संचार, आप लिख करके अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएं। एक वैकल्पिक और सहायक संचार, वैकल्पिक और सहायक संचार ये भी हमारा क्या है? विकल्प वाला। और सहायक संचार मतलब हम अपने विचारों को इनके द्वारा, विकल्पों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? प्रेषित कर सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है? महत्व ये विचारों का आदान प्रदान हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। एक आत्मविश्वास बढ़ता है, ये तो आपको हर जगह मिलेगा ही। सीखने में सहायता मिलती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में सहायक है। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनके डेवलपमेंट में ये बहुत सहायक होता है, उनके विकास में सहायक होता है। 17वां क्वेश्चन है अपन का, सोशल स्किल ट्रेनिंग क्या है, इसकी आवश्यकता बताइए। सोशल स्किल ट्रेनिंग क्या है, इसकी अपन को आवश्यकता बतानी है। देखिए क्या है, सोशल स्किल ट्रेनिंग वह प्रशिक्षण है जिसके माध्यम से बच्चों को समाज में उचित व्यवहार करना सिखाया जाता है। समाज में कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है समाज के अंदर, तो उचित व्यवहार करना इसके अंदर सिखाया जाता है और उसको कहते हैं अपन सोशल स्किल ट्रेनिंग। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए आवश्यकता के कारण ये हैं, जैसे सामाजिक समायोजन के लिए यदि बच्चे को हम समाज का कौशल सिखाएंगे तो वो समाज के साथ अपना समायोजन कर पाएगा। मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए मित्रता भी कर पाएगा अपने साथियों से और वो सहयोग की भावना भी उसके अंदर आएगी। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अनुचित व्यवहार कम करने के लिए उसके अंदर जो अनुचित व्यवहार है वो उसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, वो अपना जीवन है वो स्वतंत्र रूप से जीने का प्रयास करेगा। और समावेशी शिक्षा में सफलता के लिए, इससे क्या होगा? समावेशी शिक्षा भी हमारी क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 18वां क्वेश्चन हमारे पास में है कि डेली लिविंग स्किल ADL क्या है, इसके विकास के उपाय लिखिए।
डेली लिविंग स्किल एडीएल क्या है, इसके विकास के उपाय लिखिए। चलिए ये स्किल क्या है देखते हैं अपन। परिभाषा, डेली लिविंग स्किल एडीएल वे दैनिक कार्य जिन्हें व्यक्ति स्वयं करता है। ये कौन से कार्य हैं? दैनिक कार्य है जिनको व्यक्ति क्या होता है, खुद करता है अपने कामों, जैसे टूथपेस्ट करना है, फ्रेश होना है, नहाना है ना, भोजन करना है, कपड़े पहनना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। अब इसके उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, देखो, भोजन करना, कपड़े पहनना, स्नान करना, शौचालय का उपयोग करना, व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद की सफाई का ध्यान रखना, घर के छोटे छोटे कार्य, ये सब क्या है, खुद के हैं। ये कौन सी स्किल के अंदर आता है? डेली लिविंग स्किल एडीएल के अंदर आता है। अब इसके विकास के उपाय क्या हैं? इस स्किल का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है? एक तो नियमित अभ्यास कराना, जैसे बच्चे को कपड़े पहनना नहीं आ रहा तो बच्चे को हम कपड़े पहनने का नियमित रूप से अभ्यास कराएंगे, वो डेली जब अभ्यास करेगा तो उसको कपड़े पहनना आ जाएगा। चरणबद्ध प्रशिक्षण देना, स्टेप बाय स्टेप प्रशिक्षण देंगे, भाई पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे उसको स्टेप बाय स्टेप प्रशिक्षण देंगे। मॉडलिंग एवं प्रदर्शन करना, मॉडलिंग और प्रदर्शन करना, ठीक है ना, मॉडलिंग और प्रदर्शन करना भी अपन मॉडलिंग एवं प्रदर्शन करना, इससे भी क्या है, बच्चे की जो स्किल है एडीएल, ठीक है ना, यहाँ पर अपन ने पढ़ी है एडीएल डेली लिविंग स्किल। सकारात्मक प्रोत्साहन देना, हम उस बच्चे को क्या कैसा प्रोत्साहन देंगे? सकारात्मक, पॉजिटिव प्रोत्साहन हम उसको यहाँ पर देंगे, नकारात्मक नहीं देंगे। और परिवार का सहयोग लेना, और जरूरत पड़ी तो हम उसके परिवार का सहयोग भी क्या करेंगे? लेंगे, जरूरत पड़ने पर परिवार का सहयोग भी लेंगे। और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अभ्यास कराना, उसके वास्तविक जीवन की परिस्थिति कैसी है, उस वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भी हमें उसका क्या कराना है? अभ्यास कराना है। इसके बाद हमारा 19 क्वेश्चन आता है, सेल्फ हेल्प स्किल क्या है, उसका महत्व बताना। सेल्फ हेल्प स्किल मतलब खुद की सहायता करने की स्किल। परिभाषा क्या हो गई इसकी? सेल्फ हेल्प स्किल वे कौशल हैं जिनकी सहायता से बच्चा अपने दैनिक कार्य स्वयं कर सकता है। इसकी मदद से बच्चा क्या करेगा? अपने दैनिक कार्यों को स्वयं कर सकता है, ठीक है। इसका महत्व क्या हो गया? आत्मनिर्भरता विकसित हो जाएगी, इससे इससे क्या हो जाएगी? आत्मनिर्भरता विकसित होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास तो आपको पता है सबसे बढ़ता ही है। दूसरों पर निर्भरता कम हो जाएगी, मतलब खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता बनी रहेगी, खुद की साफ सफाई का वो ध्यान रखेगा। एक सामाजिक जीवन में भागीदारी बढ़ेगी, सामाजिक जीवन में क्या बढ़ेगी? भागीदारी बढ़ेगी। और जीवन की गुणवत्ता में उसकी में सुधार होता है। क्या होता है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग एवं इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल का महत्व लिखिए। वोकेशनल ट्रेनिंग और इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल का महत्व अपन को बताना है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? व्यावसायिक प्रशिक्षण, इसका हिंदी अर्थ होता है व्यावसायिक प्रशिक्षण। वह प्रशिक्षण है जिससे व्यक्ति किसी रोजगार या व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल सीखता है। यदि व्यक्ति को कोई भी रोजगार करना है और उस रोजगार के लिए या उस व्यवसाय के लिए जो कौशल आवश्यक है वो कौशल वह सीख रहा है, तो वो क्या है? आपका वोकेशनल ट्रेनिंग है। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, ये कौशल जिनसे व्यक्ति अपना दैनिक जीवन बिना अधिक सहायता के जी सकता है। अपना दैनिक जीवन जो है वो आराम से जी ले, उसको दूसरों की ज़्यादा सहायता नहीं लेनी पड़े, वो क्या कहलाती है? अपन की इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल कहलाती है। अब इसका महत्व क्या है देख लो। महत्व से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे यदि उसको व्यावसायिक ट्रेनिंग मिलेगी तो। आर्थिक निर्भरता प्राप्त, आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है, आर्थिक रूप से उसको खुद को आत्मनिर्भरता मिलेगी, सेल्फ डिपेंड हो जाएगा वो। आत्मविश्वास बढ़ता है, ये तो आपका पॉइंट फिक्स है। समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने में सहायता मिलती है, वो समाज में सम्मान के साथ जीने में उसको सहायता मिलेगी। एक परिवार पर निर्भरता कम हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऊपर आगे आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है तो परिवार पर निर्भरता उसकी कम हो जाएगी, मतलब दोनों का एक ही है। आप ये कह दो कि वो खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा तब भी बात हुई है, आप कह दो कि वो दूसरों पर निर्भरता कम हो जाएगी तो भी बात हुई है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, किस में सुधार होता है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगला प्रश्न हमारे पास लास्ट यूनिट से है 21, पेरेंट्स काउंसलिंग का महत्व और उद्देश्य बताइए। पेरेंट्स काउंसलिंग क्या है? महत्व और उद्देश्य।
पेरेंट्स काउंसलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अभिभावकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, व्यवहार, देखभाल एवं विकास के बारे में उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। अपन क्या करते हैं इसके अंदर, अभिभावकों को हम क्या करते हैं, जिनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा, व्यवहार, देखभाल और विकास, इनके लिए हम क्या करते हैं, उचित मार्गदर्शन उन पेरेंट्स को देते हैं, उन अभिभावकों को देते हैं जिनके बच्चों को विशेष आवश्यकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे की आवश्यकताओं की सही जानकारी देना। बच्चे को कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, माता पिता उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उनको इस बात की जानकारी उनको समझाएंगे कि भाई इस चीज़ की बच्चे को आवश्यकता है। अभिभावकों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। अभिभावक जो हैं उनमें कौन सा दृष्टिकोण विकसित करेंगे हम, सकारात्मक, जिससे कि वो अपने बच्चों के बारे में सही सोचें। घर पर प्रशिक्षण देने के तरीके बताना कि आप घर पर बच्चे को कैसे ट्रेंड कर सकते हैं, कैसे घर पर प्रशिक्षण हम बच्चे को दे सकते हैं। विद्यालय एवं परिवार के बीच सहयोग बढ़ाना। विद्यालय और परिवार दोनों के बीच क्या बढ़ाएंगे, सहयोग बढ़ाएंगे। और बच्चे के समग्र विकास में सहायता करना। बच्चे के हम समग्र विकास मतलब सभी तरह के विकास में हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, महत्व, बच्चे के विकास में तेजी आती है। महत्व क्या है इसका, इससे बच्चे के विकास में तेजी आएगी। बच्चे के विकास में क्या आएगी, तेजी आएगी। अभिभावकों का आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास तो आपको पता है हर जगह आना है, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। व्यवहार संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। यदि उसका कोई अनुचित व्यवहार है तो अनुचित व्यवहार उसका कम हो जाएगा। घर और विद्यालय में एक जैसा सहयोग मिलता है उसको, उस बच्चे को घर में और विद्यालय में दोनों जगह उसको एक जैसा सहयोग प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 22वां, फैमिली सपोर्ट की भूमिका का वर्णन कीजिए। परिवार की क्या सपोर्ट रहेगी। फैमिली सपोर्ट का अर्थ है परिवार द्वारा बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास में सहयोग देना। इन सब में उसको सहयोग की जरूरत है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सब में। अब यदि इसमें परिवार द्वारा बच्चे को सहयोग किया जा रहा है तो ये फैमिली सपोर्ट हो गया, परिवार की सहायता हो गई। अब इसकी क्या भूमिका है, भावनात्मक सहयोग प्रदान करना। हम परिवार वाले जो हैं बच्चे के लिए भावनात्मक सहयोग कर सकते हैं, उसको एक अच्छे भाव उसके अंदर जागृत कर सकते हैं, वो निराश ना हो। दैनिक जीवन कौशल का अभ्यास कराना। दैनिक जीवन में जो भी उसके कार्य हैं, भोजन करना, नहाना धोना, मंजन करना, है ना, कपड़े पहनना, इनका हम बार बार अभ्यास करा सकते हैं। एक शिक्षा में नियमित सहायता करना। शिक्षा में हम नियमित रूप से उसकी सहायता करते रहे, जो भी उसको हेल्प की जरूरत है शिक्षा में उसको हम देते रहे। आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाना, ये तो पक्का है, आत्मविश्वास तो बढ़ाना ही है। सामाजिक समायोजन में सहायता करना, उसके समाज के साथ में समायोजन करने में हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। शिक्षक एवं विशेषज्ञों से सहयोग बनाए रखना। शिक्षक और विशेषज्ञ, इनसे हम क्या करेंगे, सहयोग को बनाए रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या है, इसके सदस्यों की भूमिका लिखिए। ये पहले भी हमने पढ़ लिया। बहुविषयक टीम, जो अनेक विषयों के जानकार होते हैं उनकी एक टीम होती है। ये टीम क्या करती है, ऐसे विभिन्न विशेषज्ञों का समूह जो मिलकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के विकास हेतु काम करते हैं। एक ग्रुप होता है जो स्पेशल बच्चे जो होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, उनके लिए ये मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब सदस्य कौन कौन है और उनकी भूमिका, कौन सदस्य है और उसका क्या काम है। देखिए, विशेष शिक्षक, इसका पहला सदस्य कौन है, स्पेशल एजुकेटर। इसका काम क्या है, ये शिक्षण कार्य कराएगा और आईपी तैयार करेगा, ये इसका काम है। सामान्य शिक्षक, ये समावेशी शिक्षा प्रदान करेगा। सामान्य जो शिक्षक है, विशेष शिक्षक तो आईपी बनाएगा और शिक्षण कार्य में मदद करेगा, लेकिन सामान्य शिक्षक क्या करेगा, समावेशी शिक्षा में मदद करेगा, विशेष शिक्षा में वो मदद नहीं कर पाएगा। मनोवैज्ञानिक क्या करेगा, मानसिक और व्यवहारिक मूल्यांकन करना, वो उसके मानसिक और व्यवहारिक मूल्यांकन को करेगा। कौन, मनोचिकित्सक, कि इसका मानसिक और व्यवहार कैसा है। स्पीच थेरेपिस्ट, वो उसकी भाषा और संचार कौशल विकसित करेगा। स्पीच थेरेपिस्ट मतलब उसकी बोलने संबंधी समस्याएं, उनका क्या करेगा, ये समाधान करेगा। ऑक्यूपनल थेरेपिस्ट दैनिक जीवन एवं कार्यात्मक कौशल विकसित करेगा। ऑक्यूपनल थेरेपिस्ट जो है उसके दैनिक जीवन की जो भी कार्यात्मक कौशल है उनका विकास करेगा। एक फिजियोथेरेपिस्ट, ये शारीरिक क्षमता को सुधारेगा, फिजिकल। अभिभावक,
अभिभावक क्या करेगा, ये घर पर सहयोग और अभ्यास कराएगा, बच्चे को घर पर सहयोग करेगा और घर पर जो भी कार्य बच्चे को कराए जा रहे हैं उनका बार बार क्या कराएगा, अभ्यास कराएगा। और चिकित्सक ये स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मार्गदर्शन देगा, स्वास्थ्य संबंधी और चिकित्सा संबंधी क्या देगा, ये मार्गदर्शन देगा। अगला हमारा 24वां क्वेश्चन है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन CBR क्या है, इसका महत्व बताइए। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ज्यादातर चीजें लौट के आती हैं इसमें, फिर भी एक बार देख लेते हैं। CBR एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समुदाय की भागीदारी से दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। किसकी भागीदारी होगी इसमें, समुदाय की। यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिटी बेस्ड, समुदाय आधारित है ये पुनर्वास। समुदाय आधारित पुनर्वास जो होता है, इसमें समुदाय की भागीदारी जो होती है उससे दिव्यांग बच्चे के लिए पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इनकी व्यवस्था की जाती है, इनको बढ़ावा दिया जाता है। अब इसका महत्व क्या है, वही समाज में समान अवसर प्रदान होगा, इससे समाज में ऐसे व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आत्मनिर्भरता विकसित, ये तो सही है, ये तो आना ही है, एक इसमें आप आत्मविश्वास भी लिख सकते हो। सामाजिक सहभागिता बढ़ेगी, समाज के साथ में जब मिलकर रहेंगे तो समाज का सहयोग भी हमें प्राप्त होगा। परिवार एवं समुदाय का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार का और समुदाय का, इन दोनों का हमको क्या प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, हमारे जो जीवन की क्वालिटी है, जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। अबे हमारा ट्रांजिशन प्लानिंग क्या है, हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों के लिए इसकी क्या आवश्यकता है। ट्रांजिशन प्लानिंग हमने पहले भी पढ़ लिया है, चलो ये क्या होता है दोबारा देख लेते हैं। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय से उच्च शिक्षा, रोजगार एवं स्वतंत्र जीवन के लिए तैयार किया जाता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको विद्यालय से उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन की तरफ ले जाना और रोजगार एवं स्वतंत्र जीवन जीने के लिए उनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता है इसकी, भविष्य की योजना बनाने में ये सहायता करते हैं, भविष्य की योजना बनाने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। एक रोजगार हेतु आवश्यक कौशल विकसित करना, रोजगार के लिए जो कौशल की आवश्यकता होती है ये आवश्यक कौशल विकसित करते हैं। एक आत्मनिर्भर जीवन के लिए तैयार करना, आत्मनिर्भर जीवन के लिए ये बच्चों को, उस व्यक्ति को तैयार करते हैं। एक सामाजिक समायोजन बढ़ाना, सामाजिक समायोजन भी ये बढ़ाते हैं। परिवार समुदाय से समन्वय स्थापित करते हैं, परिवार और समुदाय सब आपस में मिलकर रहें। स्वतंत्र एवं सम्मानजनक जीवन जीने में भी सहायता करते हैं, स्वतंत्र रूप से और सम्मानजनक जीवन जीने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये हमारी क्या है, पांचों यूनिट के प्रश्न हो गए। यहाँ पर हमने प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न जो हैं वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी यहाँ पर हमने आपको कलेक्ट करके यहाँ पर लिख दिए हैं। तो भैया सभी इनको क्या है थोड़ा सा तैयार कर लो, और मैं इसकी PDF भी आपको भेज रहा हूँ। इस PDF में मैं आपको कुछ नीचे छोटे क्वेश्चन भी ऐड करके भेजूंगा, ठीक है ना, इसमें मैं कुछ छोटे क्वेश्चन भी ऐड करके भेजूंगा, तो वो भी आप एक बार पढ़ लेना। 10-15 क्वेश्चन आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 या 2 नंबर में आपको आते हैं, 2 नंबर वाले, वो भी मैं आपको इसमें ऐड करके भेजूंगा, तो उनको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इस वीडियो को देख लेना, आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अब तक के पेपर बढ़िया हो गई तो छठा पेपर कौन सा बुरा होने वाला है, अब छठा पेपर भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है भैया, हो तो पढ़ते रहिए, और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।